सीक्रेट रिवील्ड एपिसोड 36TO40 36 छुआ है क्लोज। अमन, कुणाल, वेद, शिवांग और नित्या डाइनिंग टेबल के पास में रखी चेयर्स पर बैठे। वेद ने सभी की थाली में खाना परोसा और फिर सभी ने खाना खाना स्टार्ट किया। खाना खाते वक्त वेद ने अपना फोन निकाला और अपने फोन पर आए मैसेजेस को पढ़ने लगा। तभी उसके हाथ से उसका निवाला गिर गया और उसने चिल्लाकर कहा, एसजी नए मेंबर की रिक्रूटमेंट कर रहा है। वेद की बात सुन शिवांग ने आराम ने अपना खाना खाते हुआ कहा, हाँ, ब्लैकस्टोन ने बताया था शायद इस बार का क्वेश्चन पेपर LW सेट करने वाला है। शिवांग की बात सुन नित्या के खाना खाते हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने नॉर्मल होते हुए अपना खाना खाया। कुणाल ने अपना खाना खाते हुए कहा, एसजी हमेशा अचानक से इन्फॉर्म करता है। वैसे मास्टर अमन, आपको क्या लगता है इस बार क्या ओबरॉय की पारी भी इस कंपटीशन में पार्ट लेगी? कुणाल के सवाल पर नित्या, जो आराम से अब तक अपना पुलाव खा रही थी, उसने भी इस बार अमन की तरफ देखा। एक लड़की। अमन ने अपना खाना खाते हुए बिना ज्यादा परवाह के कहा, अपना खाना खाओ, मतलब बकवास बंद करो और चुपचाप अपना चारा चरो। कुणाल ने अमन की बात सुन मुंह बनाया और फिर खाना खाते हुए बोला, मास्टर अमन, आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अमन ने उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, हमारे ऑर्डर का क्या हुआ? अमन की बात सुन वेद ने पहले नित्या की तरफ देखा तो पाया कि वो शांति से खाना खा रही थी। वेद भले ही नित्या की टेक की नॉलेज की वजह से उसकी इज्जत करने लगा था और शिवांग जो एसजी का मेंबर था उसकी वजह से वो एसजी के बारे में नित्या के सामने बात करने को तैयार था, लेकिन वो अभी भी इस लेवल की बातें नित्या के साथ शेयर करने को तैयार नहीं था। अमन ने वेद के इस एक्शन को देखा और फिर एक बार आलस से नित्या की तरफ देखा जो अपना खाना खा रही थी या कहीं चबा रही थी। ये देख अमन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने नित्या के प्लेट में एक और बड़ी चम्मच से पुलाव सर्व करते हुए कहा, बच्चों को अच्छे से खाना चाहिए। अमन की बात सुन शिवांग और कुणाल को हंसी आ गई और वेद के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई, लेकिन नित्या जो सबके मुस्कान की वजह थी उसके होठ दब गए और उसने स्पीचलेस होकर अमन को देखा, फिर अपने प्लेट को जो दोबारा भर गई थी। नित्या का एक्सप्रेशन देख शिवांग ने हंसते हुए कहा, बॉस, अगर इनायत ने आपकी शक्ल देखी होती ना तो वो पक्का अपना पेट दबाकर हंसती। कुणाल ने भी नित्या से कहा, नित्या तुम कितनी क्यूट हो, क्या मैं भी तुम्हें एक चम्मच खाना सर्व करूं? नित्या ने दोनों कुणाल और शिवांग को एक बार अपनी खूबसूरत काली चिड़चिड़ी आंखों से देखा और फिर अमन को एक नजर देख अपना खाना खाते हुए बोली, शट अप, चुप रहो। नित्या की बता पर अमन के होठों की मुस्कान थोड़ी और बढ़ गई। सभी ने एसजी के रिक्रूटमेंट के बारे में फिर बात करने हुए खाना खाया। अमन और नित्या दोनों ने शांति से अपना खाना खाया, फिर सभी वापस डॉक्टर ऑफिस में गए और कुणाल शिवांग के साथ गेम खेलने लगा और वेद सभी के लिए चाय बनाने लगा। भी नित्या ने अपनी किताब उठाई ही थी कि उसके फोन पर मैसेज आया। नित्या ने अपना फोन निकाला और मैसेज पढ़ा तो उसके रिलैक्स एक्सप्रेशन धीरे धीरे गायब हो गए और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। नित्या ने अपनी किताबें बंद की और उन्हें अपने बैग में रखते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बोल नित्या वहां से चली गई। अमन ने नित्या के बैग को देखा जो अभी भी टेबल पर पड़ा था, फिर जाती हुई नित्या को और उसकी वॉलेट आंखें हल्की गहरी हो गई। नित्या उन लोगों में से नहीं थी जो अपना सामान कहीं भी रख देती थी और जब सामान ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था वो भले ही अपना सामान फेंक देती थी, लेकिन किसी के भरोसे नहीं छोड़ती थी। कुणाल के साथ गेम खेलते शिवांग ने भी इस चीज को नोटिस किया और फिर एक बार अमन को तरफ देख अपने फोन की तरफ डिस्ट्रैक्टेड होकर देखा जिस नित्या को इनायत ने बताया था शिवांग को, वो एक लोन वोल्फ की तरफ थी, बिल्कुल बिंदास, किसी की फिक्र न करने वाली, हंसने वाले, आजाद। लेकिन जिस नित्या से वो मिल रहा है वो बिंदास तो है लेकिन कई बंदिशों ने उसे बंधे भी रखा है। वो लोन वोल्फ तो है लेकिन जख्मी और हंसी तो जैसे उसकी जिंदगी में भी नहीं है। और उसकी इनायत भी तो कितनी बदल गई है। यहाँ क्लास 12 के विंग, उस बिल्डिंग को जिसमें स्पेसिफिक काम होता है या स्पेसिफिक चीज के लिए अलॉट की जाती है उसे अंग्रेजी में विंग कहते हैं शायद, के नीचे इनायत अपने बैग को कसकर पकड़े खड़ी थी और इस वक्त उसके सामने 3 लड़के बैग लिए खड़े थे। एक लड़के ने जो गुंडे जैसा लग रहा था उसने इनायत को गंदी नजर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए सीटी बजाए और बोला, इनायत बख्शी, तुम तो पूरी लड़की बनती जा रहे हो। उस लड़के की गंदी नजर को देखकर इनायत ने अपने होठों के दबाते हुए कहा, मेरे रास्ते से हटो। लेकिन इनायत की बता सुन वो लड़का अजीब तरफ से हंसा और हंसते ही बोला, इनायत बख्शी, तुम तो 3 साल पहले जैसे कहीं गायब हो गई थी, क्या तुम्हें पागल खाने से आजाद कर दिया गया? उस लड़के की बात सुन इनायत की भूरी आंखें हल्की कांप उठी और उसके हाथ की पकड़ उसकी बैग पर मजबूत बन गई।
लेकिन इनायत ने अपनी आवाज़ नॉर्मल रखते हुए कहा, ये दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल है और तुम यहाँ की स्टूडेंट नहीं हो, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इनायत की बात सुन वो लड़का और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे और उस लड़के ने कहा, चिंता मत करो, भले ही ये हमारा स्कूल नहीं लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा। बोलते हुए जैसे ही उस लड़के ने अपना हाथ इनायत की तरफ बढ़ाया कि तभी एक गोरे और पतले हाथ ने उस लड़के के हाथ को पकड़ तेजी से मरोड़ दिया, जिसके बाद हड्डी टूटने की आवाज पूरे एरिया में सुनाई दी। नित्या ने उस लड़के के हाथ को तोड़ उसके पेट में एक लात मारी और फिर उसे उठाकर पटक दिया और फिर दूसरे लड़के के बैग को उससे छीन उसके गर्दन में मारा, जिससे वो लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया और तीसरा लड़का इससे पहले कुछ समझ पाता कि क्या हुआ है, उसके मुंह पर नित्या ने एक गुस्सा मारा और फिर उसे भी उठकर पटक दिया। ये सब एक झटके में हुआ था। नित्या ने तीनों लड़कों को जो जमीन पर गिरे हुए थे देखते हुए इनायत से नर्म आवाज में पूछा, क्या तुम्हें इन तीनों में से किसी ने छुआ है। ! 37 मैं टॉप करूंगी। नित्या का सवाल सुन इनायत ने हल्के से अपना सर ना में हिलाया तो नित्या ने उसकी तरफ देख एक गहरी सांस ली और उसके कंधे पर अपना सर रखकर खड़ी हो गई। इनायत ने नित्या के यूं करने पर उसके बालों को अपने कैप्टे हाथ से सहलाया। इनायत के कैप्टे हाथ महसूस कर नित्या ने उसको गले लगा लिया और धीरे से बोली, तुमने अपनी दवाई ली। नित्या का सवाल सुन इनायत ने अपनी धीमी आवाज में कहा, नहीं। ये सुन नित्या ने अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा, क्यों। तो इनायत कुछ नहीं बोली। इनायत को कुछ ना बोलता सुन नित्या उससे थोड़ा दूर हुई और इनायत को देखते हुए बोली, जाकर स्कूल मेडिकल ऑफिस से दवाई ले लो, मैं आती हूँ। नित्या की बात सुन इनायत ने अपने होठों को हल्का गीला किया और बोली, तुम्हें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनायत की बात सुन नित्या ने उसके बाजू को पकड़ उसे जाने का रास्ता दिखाया और बोली, अब जाओ। नित्या की बात सुन इनायत ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। जाती हुई इनायत को देख नित्या की अब तक अशांत आंखें शांत थी। इनायत के जाने के बाद नित्या मुड़ी और जमीन पर पड़े तीनों लड़कों को देख वो हल्के से देविलिश तरीके से मुस्कुराए और फिर कुछ देर बाद कई सारी चीखें उस एरिया से सुनाई दी। अभी नित्या ने उन तीनों लड़कों को साफ अहम यानी अच्छे से समझाया ही था कि उसका फोन एक बार फिर बजा। नित्या ने अपना फोन निकाला तो इनकमिंग कॉल में निशा जी का नाम देखा। निशा जी का नाम देख नित्या का खराब मूड थोड़ा और खराब हुआ और उसने बिना कॉल उठाए फोन वापस अपने पॉकेट में रख दिया। लेकिन 3 बार और कॉल आने के बाद नित्या की चौथी बार कॉल पिक कर लिया तो दूसरी तरफ से निशा जी ने बिना नित्या को कुछ कहने के मौका दिए कहा, जल्द से जल्द घर आओ। बोल निशा जी ने फोन काट दिया और नित्या का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। राउत मेंशन विशाल जी निशा जी के कॉल करके बुलाने पर जल्द से जल्द घर आए तो उन्होंने देखा कि घर पूरा बिखरा हुआ था और निशा जी गुस्से से आग बबूला हुए बैठी थी। विशाल जी ने अपनी टाई को ढीली करते हुए कहा, निशा क्या हुआ। तो निशा जी कुछ नहीं बोली। तभी नित्या भी मेंशन में आई और किसी के आने की आहट सुन निशा जी ने अपना सर उठाकर देखा और नित्या को देखते ही वो खड़ी हो गई और बिना कुछ बोले नित्या की तरफ तेजी से बढ़ी और उसके गाल पर एक चाटा खींचकर मारा। चिट। पूरे शांत विला में उस चाटे की आवाज जोर से गूंजी और वो एक चाटा विशाल जी के कान में 5 बार बजा। नित्या का गाल चाटे की फोर्स की वजह से दूसरी तरफ मुड़ गया था। नित्या ने हल्के से पाने होठों के कोने में आए खून को अपनी लंबी उंगली से पोंछा और फिर निशा जी की तरफ आलस से देखा। निशा जी ने नित्या का आलस भरा और बेबाक एक्सप्रेशन देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने नित्या की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने अपनी बहन को मेरे खिलाफ भड़काया ना। निशा जी की बात सुन विशाल जी भी जैसे किसी शौक से बाहर निकले हो और उन्होंने निशा जी की तरफ आकर उनको देखते हुए कहा, निशा हुआ क्या, पहले बात तो बताओ। विशाल जी की बात सुन निशा जी ने नित्या की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, इसने तुम्हारी प्यारी पागल बेटी ने मेरी रूही को यूरोप भेजने के लिए भड़काया और तो और मेरे खिलाफ जाना, मुझ पर सवाल उठाना और मेरे अंदर गलतियां गिनाना भी सिखा दिया। निशा जी की बात सुन विशाल जी ने निशा जी को कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। तो निशा ने रोते हुए कहा, मैंने रूही को कॉल किया था कि वो घर कब आ रही है तो उसने कहा कि वो यूरोप के लिए निकल गई है और वहाँ एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम का एक पार्ट बनकर वहीं पढ़ेगी और वहीं से अपनी आगे की पढ़ाई भी करेगी। मैंने जब उससे वापस आने को कहा तो उसने मुझसे कहा कि उसे नहीं आना, उसे यहाँ घुटन होती है और जब मैंने उसे थोड़ा डांटा तो उसने कहा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं, ना ही नित्या के लिए ना ही उसके लिए मैं सेल्फिश हूँ। विशाल, वो ऐसा कैसे कह सकती है।
निशा की बात सुन नित्या और विशाल जी दोनों थोड़े हैरान रह गए, क्योंकि चाहे कुछ भी कहो रूही निशा से बहुत प्यार करती थी और उसकी सौ बुराई पर भी उसे अच्छा मानती थी, तो उसने ऐसा कुछ कहा है सोच नित्या को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए अपनी चार्मिंग आवाज में थोड़े राउडीपन के साथ कहा, चलो। उसकी आंख तो खुली। नित्या की बात सुन विशाल ने नित्या को बेबस होकर देखा और निशा जी ने घूर कर, तो नित्या ने आराम से लैंप टेबल के पास रखे पानी के जग को उठाया और ग्लास में पानी डालते हुए बोली, मिसेज निशा रावत, आपको क्या लगता है आप कोई भगवान है जिससे सब डरते रहने चाहिए? आपकी वो रूही आपसे ज्यादा समझदार है और मेरी बहन है, ये बात उसने आपको आईना दिखाकर साबित कर दिया। आपके पति आपके नखरे, गुस्सा, दोगलापन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे इस बात की पाबंद नहीं। मैं तो एक अच्छी बेटी नहीं, ये बात हम सबको पता है, लेकिन आप एक अच्छी माँ नहीं, ये बात अब सबको पता चल गई। कांग्रेट्स। बोलते हुए नित्या ने पानी का ग्लास उठाकर पिया और फिर आगे बोली, आखिर एक पागल बेटी की माँ भी तो पागल होती है, जिससे उसकी बेटी को वसीयत में पागलपन मिलता है। अच्छा, अब अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं चलती हूँ, मेरे एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है। बोल नित्या वहां से जाने लगी तो निशा ने गुस्से से कहा, हाँ, तुम और पढ़ाई, हमेशा एक नंबर से पास होने वाले बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, क्या मजाक है? निशा जी की बात सुन नित्या ने निशा जी को एक बार मुड़कर देखा और फिर एक अमीर के साथ बोली, इस बार मैं टॉप करूंगी तो आप मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना। बोल नित्या बिना निशा जी का इंतजार करे वहां से चली गई और जाती हुई नित्या को देख निशा जी ने आग बबूला होते हुए कहा, विशाल देखो उसे, कैसी बन गई है वो। तो विशाल जी ने अपना सर मसलते हुए निशा जी को शांत किया और गहरी सांस लेते हुए मन में बोले, व्हाट ए मेस। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन 38। अभी मैं गरीब हूँ। इनायत धीरे धीरे चलते हुए मेडिकल ऑफिस की तरफ जाने लगी। इस वक्त में जून चल रहा था, सूरज जमकर गर्मी बढ़ा रहा था, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा बच्चों के शरीर में राहत भरने का काम कर रही थी। इनायत चलते चलते धीरे धीरे रुक गई और रुककर एक जगह खड़ी हो गई। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हर तरह के पेड़ पौधे सबको मिल जाएंगे, और इस वक्त जहां इनायत खड़ी थी वहां पर भी लाल पत्तों और पीले पत्तों के पेड़ थे। तेज हवा के झोंके से पेड़ से सूखे पत्ते नीचे टूटकर गिर रहे थे और इस वक्त ये दृश्य दिल को शांत कर देने वाला था। इनायत ने अपना सर उठाकर आसमान में देखा और फिर अपना बैग छोड़ दिया और उसे अपने कंधे से नीचे गिरने दिया। इसके बाद इनायत भी नीचे घास में सीधी गिर गई और आसमान में देखने लगी। आज कितने दिनों, महीनों, सालों बाद उसका दिल शांत महसूस कर रहा था। शायद ये बात इनायत भूल गई थी, लेकिन उसे ये अजीब सी शांति, एक जगह रुक जाना पसंद आ रहा था। इनायत ने आसमान में देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और हालिया हवा के आने से, धूप की रोशनी और पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनते सुनते इनायत सो गई। शिवांग, जो कुणाल को बाय बोल और इसके साथ अपना लास्ट गेम खेलकर वेद से कल मिलने का बोल बाहर आया था और कैंटीन की तरफ जा रहा था, उसने इनायत को जमीन पर सोता पाया। इनायत को सके शिवांग के कदम अपने आप ही उसकी तरफ चल दिए, और जब शिवांग इनायत के पास आया तो उसका शांति से भरा सोता हुआ चेहरा देख शिवांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपना बैग निकाल इनायत के बैग के पास रखा। फिर अपना जैकेट निकाल इनायत के ऊपर डाल दिया जिससे हवा से उसकी स्कर्ट उड़े ना। फिर उसके बगल में बैठ उसे देखने लगा। शिवांग को नहीं पता था कि कितने समय बाद वो इनायत को शांत देख रहा है, लेकिन उसे ये शांति पसंद थी जो इनायत को सुकून देती थी। आज मानो ये दोपहर इनायत और शिवांग दोनों के लिए ही रुक गई हो। यहाँ रावत मेंशन में विशाल जी ने निशा जी को शांत किया और फिर उनका हाथ पकड़ जमीन पर बैठते हुए बोले, निशा शांत हो जाओ, तुम्हें नित्या को थप्पड़ नहीं मरना चाहिए था। वो रूही है जिसे यूरोप जाना था, और वो रूही है जिसने तुमसे वो सब कहा। तुम नित्या को क्यों ब्लेम कर रही हो? विशाल जी की बात सुन निशा जी ने लाल आंसू भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, विशाल, मैं क्यों ना उसे ब्लेम करूं? उसने रूही के गार्जियन परमिशन के फॉर्म पर साइन किया। उसकी वजह से रूही मुझसे, आपसे दूर है। उसकी वजह से हमारा परिवार ऐसा हो गया है। निशा जी की बातें सुन विशाल जी ने उनका हाथ थामे हुए प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, निशा, रूही अब बड़ी हो गई है, उसे उसकी जिंदगी उसके शर्तों पर जीने दो। हमने नित्या को भी तो आज़ाद छोड़ा है ना, तो रूही को क्यों हमारे साथ बांधना? बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनके पास उनके आइडियाज है, उनके सपने हैं। देखो, रूही और नित्या दोनों चाहे 1 साल या 4 साल हमसे दूर रहे, लेकिन उनका घर तो तुम और मैं ही है ना। उन्हें वापस तो थक कर हमारे पास ही आना है ना। विशाल जी की बातें सुन निशा जी ने कुछ नहीं कहा,
बस उनकी आंखों से गिरते आंसू विशाल जी को उनका हाल बताने के लिए काफी थे। विशाल जी निशा जी के बगल में बैठे और उनको गले लगाते हुए बोले, तुम नित्या को नहीं अपनाती, ठीक है तुम उसे कभी प्यार मत करो, पर उसके साथ तुम उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती, और अगर तुम्हें रूही से मिलना हो तो तुम उससे बात कर उससे वहां मिलने जा सकती हो। निशा तुम्हारे आपस में हूँ, अभी तुम नित्या और रूही को भूल कर मुझ पर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो निशा जी ने इस बार अपना सर हाँ में हिलाया। विशाल जी निशा जी की हालत अच्छे से समझते हैं। निशा जी जब प्रेग्नेंट थी तो वो बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी जिद करने पर निशा जी ने नित्या और रूही को जन्म दिया। लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से विशाल जी निशा जी को नहीं बचा पाए, और जब उन्होंने निशा जी के साथ डॉक्टर से सलाह ली, उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तो निशा जी की हालत ठीक हुई और वो रूही से ज्यादा अटैच्ड हो गई। लेकिन उनका सारा फ्रस्ट्रेशन नित्या पर निकला और वो शुरुआती दौर से ही उससे कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाए, और सेम चीज विशाल जी के साथ हुई। लेकिन इन सब में किसका दोष है पता नहीं। निशा जी नित्या को अपना नहीं पाए और उसे अकेला छोड़ दिया, जो नित्या की बर्बादी का मेन कारण बना। विशाल जी निशा जी के प्यार में एक पिता होने के फर्ज को भूल गए, को नित्या की बर्बादी का एक कारण बना। और बचपन से हो प्यार, अटेंशन, एक वो फीलिंग जो किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप से प्रेशियस होने की मिलती है, उन सब के ना होने की वजह से नित्या बुरी बनती गई और अच्छाइयों से दूर होती चली गई। नित्या रावत मेंशन से निकल आज तेजी से भागी। भागते भागते नित्या रावत मेंशन से काफी दूर आ गई, लेकिन नित्या के कदम नहीं रुके। उसे आज तक ये बात नहीं समझ में आई थी कि उसने क्या ऐसी गलती की थी कि उसे आज तक सुकून नहीं मिला, एक घर नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला, और अगर किसी का मिला भी तो वो छीन गया। यहाँ डॉक्टर्स ऑफिस में अमन आराम से सोफे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। आजकल उसे नोवेल पढ़ने का नया शौक लगा था, और आज जो नोवेल वो पढ़ रहा था वो एक चाइनीज नोवेल थी, इन ब्लिज़र्ड टाइम। कुणाल ने अमन को देख अपने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हुए कहा, मास्टर अमन आप नेक्स्ट ऑपरेशन कब करने वाले हैं? कुणाल का सवाल सुन अमन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, देखते हैं। अमन का जवाब सुन कुणाल ने अपन सर हिलाया। तभी करण ऑफिस के अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए जग उठाकर पानी एक ग्लास में निकलते हुए बोला, मास्टर अमन आप इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए। तो कुणाल ने अपनी फाइल बंद करके टेबल पर रखते हुए कहा, करण तुम काफी बेशर्म हो, तुम अमन से जब देखो तब हेल्प लेते हो और बदले में कुछ भी नहीं देते। कुणाल का लगाया आरोप सुन करण ने कुणाल को अजीब तरीके से देखा और बोला, कुणाल तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? तो कुणाल ने कंफ्यूजन में कहा, क्यों, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? तो करण ने उसकी बेइज्जती करते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मास्टर अमन को मुझसे कुछ चाहिए होगा? मास्टर अमन तुम्हारी तरह गरीब नहीं है। अभी करण ने ये कहा ही था कि कुणाल और करण दोनों के कानों में अमन की चार्मिंग आवाज गई को कह रहा था, अभी मैं गरीब हूँ तो मुझे पैसे चाहिए। अमन की बात सुन कुणाल जोर जोर से हंसने लगा और करण का मुंह बड़ा सा खुल गया और उसने कहा, मास्टर अमन सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन 39 ऑर्डर इन प्रोसेस। नित्या अपने हॉस्टल के रूम में आई और दरवाजा बंद कर सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ देर लेटे रहने के बाद नित्या उठी और अपना फोन चार्जिंग में लगा वो वॉशरूम में गई और फ्रेश अप होकर एक बाथ लिया, फिर बाथरूम से बाहर आई और बिस्तर पर बैठते हुए अपने बालों को टॉवल से पोंछा, फिर अपना लैपटॉप स्टडी टेबल के ड्रॉर से निकाला और उसको ऑन किया, फिर अपना फोन उठाकर कुछ कोड्स डाला और एक वेबसाइट या कहे चैट बॉक्स खुला जिसके सबसे ऊपर एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आया था। नित्या ने उस चैट बॉक्स को खोला और मैसेज रीड किया तो पाया कि उसमें लिखा था, आर यू सीरियस अबाउट दैट ऑर्डर? If you are then accept it and I'll inform them। क्या तुम उस काम को सच में करना चाहती हो? अगर हाँ तो मैं उन्हें बता देता हूँ। नित्या ने उस मैसेज को कुछ देर तक देखा, फिर कुछ सोच टाइप किया, और ठीक है टाइप कर नित्या ने मैसेज सेंड किया और फिर फोन को चार्जिंग में लगा कर लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई। आज लैपटॉप के स्क्रीन पर ब्लैक होल का वॉलपेपर दिख रहा था। नित्या ने स्क्रीन को कुछ देर तक देखा और फिर कुछ कोड्स टाइप किया, जिसके बाद एक फाइल खुली जिसके अंदर कई सारे फोल्डर्स थे। नित्या ने सभी फोल्डर्स को एक एक कर देखा, फिर एक फोल्डर को खोल उसे देखने लगी। नित्या ने जिस फोल्डर को अभी खोला था वो कुछ कोड्स थे। नित्या ने उन कोड्स को डिकोड किया, जिसके बाद एक फाइल खुली। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद नित्या उठी और अपना कपबोर्ड खोल उसमें से एक ओवरसाइज टी शर्ट निकाला और उसे पहन वापस बिस्तर पर आकर बैठी और लैपटॉप पर काम करने लगी। नित्या की फोकस्ड काली आंखें इस वक्त लैपटॉप के स्क्रीन पर टिकी हुई थी और उसकी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। नित्या ने इस वक्त जो ओवरसाइज टी शर्ट पहना था वो इसके घुटनों ने नीचे तक आ रहा था।
लेकिन उसकी कलर लूज थी, जिससे नित्या के कॉलर बोन पर बना टैटू जो उसके कंधे तक आता था वो साफ साफ दिख रहा था। नित्या के काले लंबे बाल खुले हुए थे जो हल्के हल्के आगे की तरफ भी आ रहे थे। अब सूरज ढल रहा था और ढलते हुए सूरज की रोशनी खिड़की से नित्या के ऊपर पड़ रही थी जो उसके गोरे बदन को सुनहरा बना रहा थी। इस वक्त नित्या बेहद खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन इस बात से बेफिक्र नित्या आराम से अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे धूप ढलने लगी और चांद आसमान में दिखने लगा। हल्के हल्के सितारे भी आकर चमकने लगे और आसमान संतरी हो गया और लाल होते हुए धीरे धीरे वापस नीला और फिर घर नीला होता चला गया और रात हो गई। गार्डन में इनायत को देखते देखते सो चुके शिवान की आंख खुली तो अब आसमान गहरा नीला हो चुका था। आसमान में चांद और सितारे आ चुके थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर जगह लगे लाइट जल चुकी थी। शिवांग ने सोती इनायत को देखा जो अब उसके जैकेट में सिकुड़ कर सो रही थी। सोती हुई इनायत को देख शिवांग के हैंडसम चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो खड़ा हुआ, फिर अपना और इनायत का बाग टांग झूल कर धीरे से बोला, सॉरी बोल। उसने इनायत को अपनी गोद में संभाल कर उठाया और उसके हॉस्टल रूम की तरफ दबे कदमों से सभी से बचकर उसे उसके हॉस्टल रूम तक लेकर आया और फिर दरवाजे पर हल्के से पैर से धक्का मारा तो एक लड़की ने दरवाजा खोला जो इनायत की रूममेट थी। वो लड़की शिवांग और इनायत को देख हैरान रह गई तो शिवांग ने धीरे से उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे कमरे में लेकर आया तो उसकी रूममेट ने इनायत के बिस्तर की तरफ इशारा किया तो शिवांग ने उसे बिस्तर पर संभाल कर लिटाया और फिर उसके जूते निकाल उसे उसका कंबल उठाया और उसके बैग के पर्दे को खोल जूतों को उसके बैग के पास रखा और उसके बैग को बैग के हैंगर में टांग दिया और फिर उसकी रूममेट को बाहर आने का इशारा किया तो इनायत की रूममेट कमरे से बाहर आई। शिवांग ने अपने बालों में अपने हाथ डालकर धीरे से इनायत की रूममेट से बोला, वो इनायत गार्डन में सो रही थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। वो अगर तुमसे कल पूछे तो उसे प्लीज मत बताना कि मैं उसे यहाँ लाया था, वो गुस्सा हो जाएगी। इनायत की रूममेट ने शिवांग की बात सुनी और फिर शिवांग के हल्के लाल कानों को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, ओके। तो शिवांग ने उसे थैंक्स बोला और वहां से चला गया। इनायत की रूममेट जब कमरे में आई तो उसने इनायत को बैठा हुआ पाया तो उसने उसे देखते हुए कहा, वो अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे चांस देना चाहिए। तो इनायत ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, इसीलिए तो उसे चांस नहीं देना चाहती, वो अपनी जिंदगी मेरे चक्कर में खराब कर रहा है। इनायत की बात कर रावी को उसकी रूममेट थी, उसने स्टडी टेबल पर बैठते हुए कहा, इनायत तुम पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सब खराब कर रही हो। रावी की बात सुन इनायत ने अपने घुटनों पर अपना सर रखते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो मुझे अपनी जिम्मेदारी समझ अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। हम सब अभी छोटे हैं, वो जब बड़ा होगा बाहर जाएगा, मुझसे अच्छी लड़कियों से मिलेगा तो वो खुद समझ जाएगा। इनायत की बात पर रावी ने हंसते हुए कहा, तब तो तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें पता है उसके कान लाल थे, वो बेचारा तुम्हें कितने संभाल कर लाया, तुम्हें पता भी है। वो तुम्हें कांच की गुड़िया की तरह ट्रीट कर रहा था। उसने तुम्हें बिस्तर पर लिटाया, तुम्हारे जूते निकाले, तुम्हें कंबल तक उठाया और फिर तुम्हारे बेड के पर्दे भी लगाया और तुम्हारे जूते को संभाल कर जमीन पर बेड के पास रखा और इन सब के बीच तुम्हें पता है उसकी आंख कितनी नर्म थी? नहीं, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम उसके एफर्ट्स को देखना नहीं चाहती। बोल रावी ने अपने डेस्क पर रखे अपने पेरेंट्स के फोटो को देखते हुए कहा, मेरे पापा मेरी मम्मी के चीज़ों को भी इतनी ही केयर और एफर्ट्स के साथ ट्रीट करते हैं। मेरी मम्मी भले ही अब इस दुनिया में नहीं कर, पापा रोज सुबह उठकर 2 कप चाय बनाते हैं और उनके हर चीज़ को इसी केयर से साफ करके संभाल कर रखते हैं। रावी की बात सुन इनायत ने कुछ नहीं कहा और आगे रावी ने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ नित्या जो अपने कमरे में अब घंटों से काम में लगी हुई थी, वो आखिरकार बिस्तर से खड़ी हुई और अपने कमरे के मिनी फ्रिज से एक कोल्ड कॉफ़ी का कैन निकाला और खिड़की के पास खड़ी होकर कॉफ़ी पीने लगी। अभी नित्या कॉफ़ी पी हो रही थी कि उसका फ़ोन बजा। नित्या ने फ़ोन चार्जिंग से निकाल कर देखा तो पाया उसके पापा का कॉल था। नित्या ने कुछ देर तक अपने पापा के नंबर को देखा, फिर कॉल पिक किया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से विशाल जी बोले, बच्चे कैसी है? नित्या ने विशाल जी के सवाल पर कुछ नहीं कहा तो विशाल जी ने आगे कहा, तुम्हारी माँ ने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो नित्या इस बार फिर कुछ नहीं बोली। नित्या को कभी कभी अपने पापा को देख हैरानी होती थी कि कैसे वो निशाद जी को उनके बुरे से बुरे बिहेवियर के बाद भी प्यार कर सकते थे। नित्या के कुछ ना बोलने पर विशाल जी ने गहरी सांस ली और आगे बोले, निशा दिल की बुरी नहीं है, वो बस समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाई। वो जिंदगी के किसी एक पड़ाव पर रुक सी गई है, पर मैं एक बात पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ वो उन सब में से सबसे अच्छी है।
विशाल जी के बार पर नित्या ने नकली हंसी हंसी तो विशाल जी ने आगे इस बारे में कुछ नहीं कहा और आगे बोले, मैं निशा से जब मिला था तब वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, बिंदास, पर रूही की तरफ उसमें एक झिझक और शर्म भी थी। लेकिन उसने मुझे जब पहली बार देखा था तो उसने किसी की भी फिक्र किए बगैर मुझे प्रपोज किया था और बोली, आई फेल इन लव विद यू, आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट। वो निशा आज की तरह चिड़चिड़ी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी और तुम्हें पता है तब वो किसी को भी दुख में नहीं देख सकती थी। और जब मैंने उससे शादी की थी तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हर रूप में प्यार करूंगा और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारी माँ से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना 20 साल पहले करता था। विशाल जी की बात सुन नित्या ने आसमान में चांद को देखते कुछ सोचा, फिर बोली, बाय। बोल नित्या ने फोन काट दिया। विशाल जी निशा जी से प्यार कर सकते थे लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसे कभी भी वो बागित अच्छी निशा नहीं मिली, ना ही इस बहुत अच्छी निशा का प्यार। उसके हिस्से में सिर्फ नामंजूरी, दर्द और नफरत थी, प्यार कभी नहीं था। सोचते हुए नित्या ने अपनी कॉफी खत्म की और फिर वापस बिस्तर पर बैठ लैपटॉप पर काम करने लगी। यहाँ स्कूल मेडिकल ऑफिस में अमन अपने ऑफिस आर्टिफिशियल ह्यूमन हार्ट की स्टडी करते हुए नेक्स्ट सर्जरी की तैयारी कर रहा था। कुणाल अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था और वेद अभी भी अपने कोड्स में उलझा हुआ था और कारण अभी भी केस 101 को लेकर परेशान हो रहा था। अभी वेद अपने कोड्स में फंसा ही हुआ था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जो था, योर ऑर्डर्स हैव बीन एक्सेप्टेड एंड इट्स इन प्रोसेस। आपका काम ले लिया गया है और उस पर काम चल रहा है। ये मैसेज पढ़ते ही वेद का फोन उसके हाथ से गिर गया और वो एक्साइटेड होकर उठा और चिल्लाकर बोला, हमारा ऑर्डर एलडब्ल्यू ने एक्सेप्ट कर लिया है। वेद की आवाज इतनी तेज थी कि कुणाल जो अपने बैग पर चढ़ रहा था वो वेद की आवाज अचानक से सुन फिसल गया और जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वो चिल्लाकर बोला, वेद सिंह। और यहाँ अमन की आंखों में वेद की बात सुन हल्की सी ग्लिंट दिखी और उसने अपना काम जारी रखा। इधर अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठी रश्मि ने नित्या की फोटो देखते हुए एक गहरी सांस ली और सेंड का बटन दबा दिया। बटन दबाने के करीबन 20 मिनट बाद रूही ने एक मैसेज टेक्स्ट किया, ओह सॉरी अवंतिका, वो गलती से चला गया। एक्चुअली ये फोटो मुझे आज एक क्लासमेट ने भेजी थी, पता नहीं कैसे ये तुम्हारे पास चला गया। टेक्स्ट कर रश्मि ने वो मैसेज अवंतिका को भेजा जो अब नित्या की फोटो को एक स्मित के साथ देख रही थी। रश्मि ने चेकबॉक्स को देखते हुए मन में कहा, नित्या मैंने कुछ नहीं किया, पर अब अवंतिका क्या करेगी वो मुझे नहीं पता। सोचते हुए रश्मि ने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन च 40 रूमर। क्योंकि आज संडे था तो स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड्स थे तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास थी। नित्या रात को 2 नींद की गोली खाकर सोई थी, लेकिन उसे फिर भी मुश्किल से ही नींद आई थी। तो नित्या का मूड आज खराब था। नित्या ने अपना बैग कमरे में ढूंढा पर उसे नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि उसका बैग मेडिकल ऑफिस में था। तो नित्या अपने कमरे से निकल सीधे मेडिकल ऑफिस की तरफ चल दी। आजकल नित्या का खाना या तो उसने नाना के साथ या मेडिकल ऑफिस में होता था, तो नित्या अपना खाना खरीदना लगभग भूलने ही लगी थी। नित्या जब मेडिकल ऑफिस में आई तो कुणाल आज सीरियसली कुछ फाइल्स को पढ़ रहा था और वेद चाय बना रहा था और अमन अभी वहां नहीं था। नित्या को देख वेद ने आज बड़ी सी स्माइल के साथ उसका स्वागत करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस नित्या। नित्या ने वेद में चहकते हुए चेहरे को देखा और फिर धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। बोल। नित्या ने चारों तरफ देखा तो उसे अमन कहीं नहीं दिखा। नित्या के चारों तरफ देखता पाकर वेद ने कहा, मिस नित्या, मास्टर अमन अभी फ्रेशअप हो रहे हैं। वेद की बात सुन नित्या ने कुछ नहीं कहा और अपना बैग देखने लगी। तभी कुणाल ने फाइनली अपने फाइल से अपना सर उठाया और उस फाइल में कुछ लिखते हुए बोला, ओह नित्या गुड मॉर्निंग, तुमने नाश्ता किया? तो नित्या ने ना में सर हिलाया। तो कुणाल ने उस फाइल को बंद कर वेद से कहा, वेद इस फाइल को करण को दे देना और बोल देना को इसे उन्हें दे दे। तो वेद ने वो फाइल ले ली और उसे लेकर स्टडी में रखने चला गया। वेद को फाइल देने के बाद कुणाल खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेते हुए बोला, नित्या क्या खाओगी? बताओ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ। तो नित्या ने अपना बैग टेबल से उठाते हुए कहा, नहीं मुझे पढ़ना है, मेरी क्लास है। मैं कहते हुए नित्या की नजर आते हुए अमन पर गई जो अपने शर्ट की बाजू फोल्ड कर रहा था और उसकी नजर कुछ सेकंड तक अमन पर टिक गई। खिड़की से आती रोशनी आते हुए अमन पर पड़ रही थी जो उसे ड्रीमी सा बन रही थी और मेडिकल ऑफिस बज रहे रेडियो पर बज रहा स्लो म्यूजिक अमन को और ड्रीमी बना रहा था। बिटर बिटर स्वीट, बिटर बिटर स्वीट, फाइनली देन लेट मी बी योर मैन। नित्या को कुछ ना बोलता देख कुणाल ने भी उस तरफ देखा जिस तरफ
नित्या देख रही थी और आते हुए अमन को सके कुणाल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपना गला साफ करने का नाटक करते हुए खासा तो नित्या होश में आई और उसने अपनी पलकें नीचे कर ली और अपना बैग टांगते हुए हड़बड़ाहट में वहां से बिना कुछ बोले निकल गई। अमन ने भी कुणाल के गला साफ करने पर अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी नजर हड़बड़ाई हुई जाती नित्या पर पड़ी तो अमन ने कंफ्यूजन में कुणाल की तरफ देखा तो कुणाल ने ना में सर हिला दिया, जिस पर अमन ने उसके मुस्कान को देखा और फिर अपने दूसरे बाजू को फोल्ड करते हुए धीरे से बोला, न्यूयॉर्क के प्रोजेक्ट के बारे में सोचूंगा। अमन की बात सुन कुणाल ने सोफे पर बैठते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, मास्टर अमन आप एक खरगोश को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुणाल की बात सुन अमन ने उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखा, फिर खिड़की के पास सोफे पर बैठते हुए खिड़की के बाहर देखा और जाती हुई नित्या को देख अमन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ नित्या क्लास में आई तो उसे क्लास के बच्चे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन नित्या ने सभी की नज़रों को इग्नोर किया और अपनी सीट पर आकर बैठी और अपनी बुक्स और नोटबुक निकाल पढ़ने की तैयारी करने लगी। तभी एक बच्ची उनकी क्लास में आई और बोली, नित्या तुम्हें टीचर शर्मा ने बुलाया है। उस बच्ची की बात सुन नित्या खड़ी हुई और क्लास से बाहर आई तो आते जाते हुए सभी बच्चे उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन नित्या ने इस बात को इग्नोर किया और टीचर्स ऑफिस की तरफ चल दी। यहाँ क्लासरूम में बैठी रश्मि ने जाती हुई नित्या को देखा तो हल्के से मुस्कुराए और अपने फोन पर स्कूल के फोरम पर ट्रेंडिंग टॉपिक को देखने लगी, जो और कुछ नहीं नित्या की वो फोटो थी जिसमें वो अमन को गले लगाए हुए थी, लेकिन को फोटो अभी ट्रेंडिंग में थी। उसमें नित्या ने अमन को नहीं बल्कि एक मिडिल एज पर्सन को गले लगाया था और नीचे कैप्शन में लिखा था हैशटैग स्कूल बेल्स बॉयफ्रेंड हैश नित्या's बॉयफ्रेंड। नित्या के जाते ही सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। मुझे नहीं पता था कि नित्या का बॉयफ्रेंड एक 50 साल का आदमी होगा, है ना? मुझे भी यकीन नहीं, लेकिन ये फोटो भी फेक नहीं दिख रही। अरे यार, हो सकता है कि नित्या को बुजुर्गों में इंटरेस्ट हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई नित्या का रिलेटिव हो, लेकिन रिलेटिव ऐसे गले नहीं लगाते। सही कहा। वैसे नित्या को सर क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, शायद उसके पेरेंट्स को भी बुलाए, जो सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है उसे क्या सजा मिलेगी? पता नहीं, अभी सभी बात कर ही रहे थे कि तभी गौरव जो कब से अपना हेड डाउन किए बैठा था उसने डेस्क पर हाथ से मारते हुए कहा, 6 दिन में पेपर है, अच्छा होगा कि अभी सब पढ़ाई कर ले। गौरव की बात सुन रश्मि ने भी एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ सभी को पढ़ाई कर लेनी चाहिए और नित्या किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाए, हमें क्या उससे लेना देना है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट और सबकी अपनी लाइफ है। रश्मि की बात सुन गौरव की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपना हेड डाउन कर लिया। लेकिन क्लास के सभी बच्चों को अब रश्मि की बात सुन ये लगने लगा था कि नित्या का सच में एक मिडिल एज बॉयफ्रेंड है, और सभी के एक्सप्रेशन सके। रश्मि ने मन में कहा, मेरी इंसल्ट की था ना तुमने, तो लो अब भुगतो। आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।